आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। फिलहाल के लिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वर्ल्ड जियोग्राफी के पिछले 30 सालों में पूछे हुए हर प्रश्नों के बारे में। अब आपको मैं ये भी बता दूं कि ये एक प्रॉपर एक प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है जिसमें मैंने हर सब्जेक्ट के पिछले 30 सालों में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जो जो प्रश्न पूछे हैं उनकी एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। तो इस समय ये वर्ल्ड का जियोग्राफी है। एक बात मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, शुरुआती दौर में ही आप किसी भी बहकावे में ना आके मेरी बात बस याद रखिएगा, एग्जाम में 95% वर्ल्ड जियोग्राफी या तो पिछले साल के डायरेक्ट प्रश्नों के आती है या उनके एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट से आती है। मेरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा, वर्ल्ड जियोग्राफी 95% या तो पिछले साल का प्रश्न ही डिक्टो आ जाता है, अगर प्रश्न नहीं आया तो उसका एक्सप्लेनेशन आता है। इसलिए कोई बहुत भटकने की ज़रूरत नहीं, ना किसी के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत है। सिंपली जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो पढ़िए और ये वीडियो की सीरीज़ को देखे बिना मत जाइएगा। और जब आप इसको पूरा देख लेना तो टॉपर्स कोड पर वर्ल्ड जियोग्राफी के सारे टेस्ट, इन्हीं सारे प्रश्नों से बनी टेस्ट सीरीज़ है, उसको अटेम्प्ट कर लीजिए, बस हो गया, आपका एग्जाम निकल जाएगा और इस बात की गारंटी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं वहीं से जहां मैंने पिछली वीडियो में छोड़ा है। ये पार्ट नंबर 3 है, ठीक। 15 से 16 मिनट की वीडियो में जानबूझ के बनाता हूं क्योंकि इससे ज़्यादा ना कोई देख सकता है, ना इससे ज़्यादा आपके सुनने की क्षमता है। बेहतर है 25 से 30 या 40 से 50 प्रश्न एक बार में पढ़ें। जैसे अभी इस वीडियो में 61 से लेकर के 100 तक प्रश्नों को मैं कवर करूंगा। 101वें प्रश्न से फिर मैं अगली वीडियो में कवर करूंगा। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं वही सौरमंडल के इंपॉर्टेंट फैक्ट से कि कौन सा तारा हमारे सौरमंडल के सबसे नजदीक है। याद रखिएगा, कौन सा तारा हमारे सौरमंडल यानी हमारे सोलर सिस्टम के सबसे नजदीक कौन सा तारा है, तो वो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए हर प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है वो आपको अपने आप देखिए 2022 के यूपीपीसीएस जे में आता है और 2023 के यूपीपीसीएस में भी आ चुका है, ठीक। अब अगला मैं आपको दिखा दूं, अगला जो प्रश्न है वो क्या है, हिग्स बोसोन के बारे में। हिग्स बोसोन क्या है? ईश्वरीय कण। जब आप ईश्वरीय कण शब्द याद रखिए तो हिग्स बोसोन को ईश्वरीय कण बोला गया है। तो ईश्वरीय कण है क्या, याद रखिए, तो ईश्वरीय कण है हिग्स बोसोन कण। एग्जाम में बार बार इसी नाम से आएगा, गॉड पार्टिकल। किस नाम से आएगा? अगर इंग्लिश में आ रहा है तो गॉड पार्टिकल और हिंदी में आ रहा है तो ईश्वरीय कण या गॉड पार्टिकल। किसे कहते हैं? हिग्स बोसोन को कहते हैं। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किससे संबंधित है? याद रखिए, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये एक यूनिट है जो कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में दूरी को कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और इसकी वैल्यू होती है 1.496 × 10⁻11 मीटर। अब आपके एग्जाम में या तो आ सकता है कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू कितनी होती है, तो ये है, और या पूछ लेते ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किससे संबंधित है, तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी से संबंधित है। अगला, एस्टेरॉयड बेल्ट निम्न में से किन के बीच में पाई जाती है? पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था, यहाँ फिर इसको अच्छे से रट लीजिए। मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में कुछ ऐसे चीज रहते हैं जो सूर्य के चारों ओर लगातार अपनी कक्षा में रोटेट करते हैं, जिनको एस्टेरॉयड बेल्ट कहते हैं। वो बेल्ट किसके बीच में? मंगल और बृहस्पति के बीच में है। अगला, पुच्छल तारे की पूंछ हमेशा किसकी तरफ होती है? सूर्य से हमेशा दूर होती है, ठीक। ये भी पिछले बार प्रश्न पूछा, देखिए दोबारा प्रश्न बार बार आ रखा है, इसलिए एक दो बार आगे पीछे रिपीट हो सकता है। अंतरिक्ष देखने पर पृथ्वी कैसी दिखाई पड़ती है? तो अंतरिक्ष देखने पर पृथ्वी किस कलर की दिखाई देगी? नीले रंग की गोलाकार वस्तु की तरह दिखाई देगी। कुछ बच्चे इसमें ब्लैक मार देते हैं जो कि गलत है, याद रखिए। अंतरिक्ष से पृथ्वी देने पर कैसी दिखाई पड़ती है? अंतरिक्ष से जब हम पृथ्वी को देखेंगे तो ब्लू कलर की एक नीले रंग की सर्कुलर ऑब्जेक्ट दिखेगा। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई? तो 3.5 बिलियन वर्ष पहले हुई। निम्न में से कौन जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? जो सोलर विकिरण है, जो सौर विकिरण है, वो किससे नहीं संबंध है? खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। अगला आ जाइए, निम्न, अब आ जाता है अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में एक जरूर आता है। निम्न तिथियों में से किसमें दोपहर की शैडो सबसे छोटी होती है? देखिए बहुत बार यूपीपीसीएस में, यूपीएससी ने पहली बार इसको पूछा था, फिर यूपीपीसीएस में इसको रिपीट किया गया। निम्न में से किसमें दोपहर में आपकी जो शैडो होगी वो सबसे छोटी कब होगी? तो 21 जून को। याद रखिए, क्यों? क्योंकि 21 जून को जो सूर्य है कर्क रेखा पर सीधे सीधे पड़ता है। याद रखिए, सूर्य कर्क रेखा पर होता है तो क्या होता है, तो 21 जून को सबसे छोटा वो पड़ता है, क्या? जो आपकी छाया होगी, जो शैडो होगी, वो सबसे छोटी होगी। अब आ जाइए, इक्विनॉक्स क्या है? इक्विनॉक्स वर्ष है, उसके 2 काल दिन और रात के बराबर होते हैं। कब? 21 मार्च और 23 सितंबर को। इक्विनॉक्स का मतलब एक ऐसा दिन जिसमें दिन और रात
कि जो टाइम होता है वो बराबर होता है, यानी बराबर दिन और रात होंगे। वो कैसा होता है, साल में 2 बार। ऐसा कब कब होता है, 21 मार्च को और 23 सितंबर को। यानी 21 मार्च को जितना बड़ा दिन होगा उतनी बड़ी रात होगी, और 23 सितंबर को जितना बड़ा दिन होगा उतनी रात होगी। अगला आ जाइए, मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उत्तरांश कितना होता है, 43 डिग्री होता है। याद रखिएगा, मकर संक्रांति के समय मकर रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मकर संक्रांति पर सूर्य की किरणें किस पे लंबवत पड़ती हैं, कर्क के की मकर रेखा पे। मैं आपको दिखा दूं, मकर संक्रांति पे अगर ये पृथ्वी है, ठीक, तो ये इसकी विषुवत रेखा है, इससे 23.5 डिग्री ऊपर कर्क रेखा है और इससे 23.5 डिग्री नीचे मकर रेखा है। तो मकर संक्रांति पर मकर रेखा के परपेंडिकुलर पड़ती है सूर्य की किरणें, ये आपको पता होनी चाहिए। किस तारीख को सबसे बड़ा दिन होता है, तो याद रखिए 22 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। 21 जून को सबसे बड़ा दिन और 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट, याद रखिए। 21 जून को सबसे बड़ा दिन और 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। किस तिथि को दक्षिणी गोलार्ध में रात की लंबाई सबसे ज़्यादा होती है, तो 21 जून को। याद रखिए, किस तिथि को दक्षिणी गोलार्ध में, याद रखिए, हम किस गोलार्ध में रहते हैं, उत्तरी गोलार्ध में। तो हमारे यहाँ उत्तरी गोलार्ध में, याद रखिएगा ये प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट है। उत्तरी गोलार्ध में माने नॉर्थ स्फीयर में, पृथ्वी के उत्तरी भाग में, जहाँ पे हम हैं, जहाँ पे लोग ज़्यादा रहते हैं, वहाँ 21 जून को सबसे बड़ा दिन और 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में ठीक इसका उल्टा होता है। ये क्या होता है, 21 जून को सबसे छोटा दिन होता है और 22 दिसंबर को 22 दिसंबर को सबसे बड़ा क्या होता है, वो होता है। मतलब जो उत्तरी गोलार्ध में होता है उसका ठीक उल्टा होता है दक्षिणी गोलार्ध में। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है कौन सी, 38.5 डिग्री समांतर रेखा। ठीक, अब जरा सा कुछ बता दूं, 49th पैरेलल लाइन किसके बीच में है, अमेरिका और कनाडा के बीच में है। 17वीं समांतर रेखा नॉर्थ और साउथ वियतनाम के बीच में है। 24वीं समांतर रेखा भारत पाकिस्तान के बीच में है। अच्छा, ये कौन कौन सी रेखा है, ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ शॉर्टेस्ट ट्रिक के हिसाब से। किसमें, ये मैं पढ़ा चुका हूँ उसमें, किसमें, शॉर्टेस्ट ट्रिक फिजिकल जियोग्राफी में, ठीक है ना। उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होता है। कहाँ पर, विषुवत या रेखा पर, यानी इक्वेटर पर। कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती, कर्क रेखा ईरान से नहीं गुजरती, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ये भी मैंने पढ़ा दिया है, कर्क रेखा किन किन देशों से गुजरती है, किन किन देशों से नहीं गुजरती है। मकर रेखा कहाँ से नहीं गुजरती, तो बोलीविया से। ये सारे कंट्री रट डालिए कि मकर रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, विषुवत रेखा और मकर रेखा दोनों रेखाएं कहाँ से होकर गुजरती हैं, ब्राज़ील से। कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों कहाँ से गुजरती हैं, अफ्रीका से भी गुजरती हैं। याद रखिएगा, तीन की तीनों रेखाएं, ऐसा है, कहाँ से, अफ्रीका महाद्वीप यानी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से तीन की तीनों रेखाएं गुजरती हैं। निम्न में से कौन सा देश आर्कटिक वृत्त के दक्षिणी भाग में पाया जाता है, तो आइसलैंड जो है वो आर्कटिक सर्किल के दक्षिणी भाग में पाया जाता है। अब आ जाइए देशांतर रेखा और मानक टाइम। जब ग्रीनविच में मध्याह्न का समय है, तो अच्छा, अब यहाँ पे जो इतना आप पढ़ रहे हैं ना, यहाँ के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बस मेरे कहने से आप एक बार मेरी इंडियन जियोग्राफी वाला चैप्टर पढ़िएगा, इंडियन जियोग्राफी और फिजिकल जियोग्राफी। तो आपको इंडियन जियोग्राफी वाले चैप्टर में आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। फिलहाल के लिए मैं बता देता हूँ कि ग्रीनविच में मध्याह्न, देखिए चूंकि ग्रीनविच मध्याह्न है और एक जगह का स्थानीय समय है 5 बजे शाम, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, ग्रीनविच में मध्याह्न है, 12 बज रहा है, एक जगह का स्थानीय समय 5 है। वो कौन सा यामोत्तर है, याद रखिए, तो 75 डिग्री पूर्व का यामोत्तर है। अच्छा, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन मैं ऑलरेडी वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक, तो वहाँ से आप पढ़िएगा। निम्न देश में से किसका समय जीएमटी से अलग है, तो स्पेन का जो समय है वो जीएमटी से अलग है। ग्लोब पर दी गई किस रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। एक होता है अंतर्राष्ट्रीय टाइम लाइन और एक होता है अंतर्राष्ट्रीय डे लाइन, ठीक। जब हम लोग टाइम लाइन की बात करते हैं, तिथि रेखा की बात करते हैं, तो 180 डिग्री देशांतर रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि लाइन कहते हैं। जरा देख लीजिए, प्रधान यामोत्तर लाइन, ठीक, प्रधान यामोत्तर लाइन कुल कितने जगह से गुजरती है, तो इसकी भी शॉर्टेस्ट ट्रिक मैंने बनाई है, आप जरूर देखिएगा। कौन सा देशांतर प्रधान यामोत्तर के ग्रुप पे बृहद का निर्माण करता है, तो 180 डिग्री। किसी जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए किसे बनाना चाहिए मार्ग को, तो देशांतर को, मतलब ऊपर से नीचे देशांतर को बनाएगा तो वो बहुत कम समय में पहुंच जाएगा। अगला आ जाइए, ग्लोब पर दो स्थानों के बीच में न्यूनतम दूरी कहाँ पे होती है, तो याद रखिए प्रधान देशांतर रेखाओं पर। प्रधान देशांतर रेखा का मतलब मैं आपको बता दूं, जैसे ये ग्लोब है तो बीच वाली जो है वो प्रधान देशांतर रेखाओं पर है, ठीक है ना। अब आ जाइए, ये
अच्छा, जब ये टाइमिंग के लिए मैं पहले ही बता दूं, ये टाइमिंग को पढ़ने से पहले आपको जीएमटी का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जरा सा मैं यहाँ पे आपको बता दूं, ये एक इंपॉर्टेंट है। जब इससे आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा। अच्छा, और ज़्यादा क्लियर करना हो तो मेरी वीडियोज़ को देखिएगा इंडियन जियोग्राफी की, वहाँ पर मैंने यही समझाया है 2 से 3 वीडियो में। जब भारतीय मानक समय के अनुसार यामोत्तर पर आधी रात है, एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, उस स्थान की स्थिति क्या होगी। ठीक, तो उसको समझने के लिए पहले आप देखिए, जब देशांतर पर, देखिए एक होता है अक्षांश और एक होता है देशांतर। अक्षांश और देशांतर में अंतर आप समझ लीजिए। अगर ये पृथ्वी है तो पृथ्वी में ये क्या है, विषुवत लाइन है। ठीक, सबसे प्रधान अक्षांश। अब ये सारी रेखा जो है ये क्या है, अक्षांश लाइन है, हॉरिजॉन्टल वाली। और ये वाली लाइन क्या है, प्रधान यामोत्तर, और ये क्या है, देशांतर रेखा है। तो अंतर समझ लीजिए, जो वर्टिकल लाइन है ये देशांतर है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है अक्षांश है। ठीक, और इन चीज़ों को मैं फिर से कह रहा हूँ कि मैंने ऑलरेडी बहुत बढ़िया से पढ़ाया है, वहाँ पे आप देख के ये सब करेंगे ना। अब आपको एक बात तो समझ में आ रहा होगा, यूपी पीसीएस का ये पेट प्रश्न है, और अगर आपको ये सही करना हो तो एक बार मेरा कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा। अब देख लीजिए, जब एक देशांतर, माने एक देशांतर का गैप करते हैं, एक देशांतर पर 4 मिनट का अंतर होता है। ठीक, यानी याद रखिएगा 15 डिग्री देशांतर पर, 1 डिग्री देशांतर में ना कितने मिनट का गैप होता है, 4 मिनट का। तो 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटे का गैप होता है। ठीक, भारतीय मानक समय है 82.5 डिग्री। जब हम देशांतर रेखाओं पर पूर्व की दिशा में बढ़ते हैं तो याद रखिए भारतीय समय के अनुसार रात में वो कितना है, रात के 12 बजे है। उसी समय पर एक स्थान पर 6 बजा है, यानी 12 बजे से उस समय के बीच में कितने घंटे का अंतर है, 6 घंटे का। 1 घंटे में याद रखिए, 1 घंटे में कितना डिग्री, 15 डिग्री। तो 6 घंटे में 15 छक्का 90 डिग्री देशांतर का फर्क होगा। ठीक, तो भारतीय यामोत्तर की दिशा क्या है, 82.5 डिग्री। तो पता है भाई, देखिए मेन लाइन से, मेन टाइम लाइन से भारत का जो टाइम लाइन है वो 82.5 डिग्री है, और 82.5 में कितना जोड़ देंगे, 90 जोड़ देंगे तो बताया जाएगा 172। ये सारे प्रश्न इसी तरीके से सॉल्व होते हैं, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप एक बार कॉन्सेप्ट को समझ लें। ठीक, क्योंकि यहाँ पे हर कॉन्सेप्ट में समझा नहीं सकता। अगला आ जाइए, विषुवत रेखा। किसी वस्तु का भार निम्न में से किस स्थान पर सबसे कम होगा। सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिए, किसी भी वस्तु का भार एपीओ में आया है, लेकिन पीसीएस के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है, खासतौर से फिजिक्स के क्वेश्चन में भी आ जाता है। क्या, किसी भी वस्तु का जो वेट है ना, सबसे कम कहाँ पे होगा, इक्वेटर लाइन पे होगा। किन देशों से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती। अच्छा, ये प्रश्न आप याद रखिए, 3 लाइनें हैं, एक तो इक्वेटर लाइन है, एक कर्क लाइन है, और एक मकर लाइन है। ये 3 लाइन जिन देशों से गुजरती है ये आपको रटना बहुत ज़रूरी है। इंडियन जियोग्राफी में मैंने ये एक्सप्लेन कर रखा है, क्योंकि एक बार एक्सप्लेन करते समय पूरा का पूरा ये देशांतर और अक्षांश और ये सारी लाइनों के बारे में क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट कर दिया है। ठीक, दिन और रात कमोवेश समान होते हैं कहाँ पे, भूमध्य रेखा पर जितना दिन होता है उतना ही बराबर रात्रि होती है। अब अगला मैं बताने जा रहा हूँ, ये यहाँ देख लीजिए, निम्न नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार आर पार करती है। तो जायरे नदी जो होती है वो दूसरी विषुवत रेखा को क्या करती है, 2 बार। अफ्रीका की कांगो या फिर जायरे नदी अफ्रीका में बहते हुए विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। अब देख लीजिए, विषुवत रेखा पर सदैव 12 घंटे का दिन होता है, पहला ऑप्शन। और दूसरा, विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणों का कोण, आपतन कोण समान होता है। बिल्कुल, विषुवत रेखा माने बीच की लाइन। देखिए, विषुवत रेखा का मतलब ये बीच वाली लाइन। ठीक, तो आमतौर पे ये दिन आमतौर पे 12 घंटे का होता है। ठीक, विषुवत रेखा पर दिन आमतौर पे कितने घंटे का होता है, 12 घंटे का होता है। ये चीज़ सही है। और दूसरा क्यों होता है, क्योंकि सूर्य की किरणों का जो इंक्लिनेशन एंगल है वो बराबर रहता है। ठीक है ना। अब अगला यहाँ पे कुछ और चीज़ें मैं बता दूं, विश्व के देश और राजधानियां और सीमाएं। आज इसको बनाने के बाद मैं खत्म करूंगा। तो चलिए, विश्व के ताज़ा पानी का कितना प्रतिशत अंटार्कटिका में है। बहुत बार आया है, यूपी पीसीएस जे में आया है। 70% विश्व के ताज़ा पानी का जो अनुमानता है वो कहाँ पे है, अंटार्कटिका में। निम्न नगरों में से कौन सा दूरतम उत्तर में अवस्थित है, तो रोम। ठीक, निम्न नगरों में से कौन सा देश अफ्रीका महाद्वीप में नहीं है। तो याद रखिएगा, जो गुयाना है वो यहाँ पे नहीं है। गुयाना इज ए साउथ अमेरिकन कंट्री। गुयाना कहाँ का है, साउथ हम। बाकी का गैबोन, गिनी और गिनी बिसाऊ ये सब अफ्रीका के हैं, बशर्ते गुयाना यहाँ का नहीं है, अमेरिका का, साउथ अमेरिका का। निम्न में से कौन सी नदी ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहती। तो हंटर रिवर नदी, ये एक बार आ चुका है। हंटर रिवर ऑस्ट्रेलिया में है, गिलबर्ट रिवर ऑस्ट्रेलिया में है, फ्लिंटर्स रिवर भी ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन ऑरेंज रिवर यहाँ पे नहीं है। ठीक है ना।
ऑरेंज रिवर कहाँ पे है? साउथ अफ्रीका में है, याद रखिए। किन महाद्वीपों में किसमें देशों की संख्या सबसे अधिक है? या तो देशों की संख्या आमतौर पे अफ्रीका में सबसे ज़्यादा है 55, 49 जो है वो ज़मीन पर है और 5 जो है पानी में बसे हैं ये अफ्रीका में। तो अफ्रीका में 55 देश, यूरोप में 44, एशिया में 50 और अमेरिका में 15 देश। ठीक, किस एक महाद्वीप में ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि एग्जाम में फिर से आ सकता है। निम्न में से किस एक महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का सर्वाधिक प्रतिशत है? तो यूरोप में, याद रखिए, प्लेन सबसे ज्यादा है। यूरोप में क्या है? सबसे ज्यादा मैदानी भाग है। निम्न में से, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक देश भौगोलिक रूप से अमेरिका में स्थित होने पर भी यूरोप का एक पार्ट है? तो ग्रीनलैंड भले है अमेरिका में बट वो है एक पार्ट किसका? यूरोप का एक भाग है। ठीक है ना, अगला आ जाइए। निम्न में से कौन अंतर महाद्वीपीय है? अंतर महाद्वीपीय उन देश को कहा जाता है जो एक से अधिक महाद्वीपों में फैले हुए हैं। तो याद रखिए कौन कौन सा है? जॉर्जिया और टर्की, ये दोनों याद रखिए। जॉर्जिया और टर्की ये दो ऐसे देश हैं जो यूरोप और एशिया दोनों में फैले हुए हैं। अब इस टाइप के प्रश्न देखिए कितनी बार, ये एक प्रश्न कितनी बार आया है। आप में से बहुत सारे लोग कहते हैं सर रिपीट नहीं होता, मैं कह रहा हूँ यहाँ देखिए कितना, एक ही प्रश्न कितनी बार रिपीट हुआ है? 1 2 3 4 बार। अब ये प्रश्न फिर आ सकता है। ये क्या है? निम्न महाद्वीपों को उनके आकृति के आधार पर, आकार के आधार पर मतलब घटते हुए क्रम में बताइए। ठीक, तो सबसे पहला सबसे बड़ा जो है महाद्वीप जो है वो क्या है? दक्षिणी अमेरिका। अच्छा, इसका भी शॉर्टेस्ट ट्रिक है, वो मैंने बता रखा है। ट्रिक पहले आप समझ लेंगे तो आपको ये सब चीज़ें अपने आप बहुत हल्की लगने लगेंगी। सबसे बड़ा दक्षिणी अमेरिका है, फिर अंटार्कटिका है, फिर यूरोप है और फिर सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। लेट अस कम टू दी नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है ना, ये देखिए फिर वही देखिए प्रतिशत के आधार पर घटते हुए क्रम में क्या है? देखिए अफ्रीका है, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर यूरोप। दुनिया का निम्न में से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है ना, अगला, विश्व के 2 सबसे छोटे महाद्वीप कौन से हैं? याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया और यूरोप महाद्वीप जो कॉन्टिनेंट है वो सबसे छोटे हैं। अगला आ जाइए, देश और राजधानियों के बारे में बताता हूँ। जिम्बाब्वे निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिए दक्षिणी रोडेशिया नाम से जिम्बाब्वे को जाना जाता है। निम्न में से कौन से भौगोलिक क्षेत्रफल के संदर्भ में विश्व का दूसरा बड़ा देश है? तो याद रखिए कनाडा सबसे बड़ा, रशिया, फिर कनाडा। अगला आ जाइए, नेक्स्ट आ जाइए, ये क्या है? 118वां प्रश्न और इम्पोर्टेंट क्या है? ये प्रश्न क्या कहलाता है? देख लीजिए, इसका उधर मैं सीधे एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे आ जाइए, सही सुमिलित देश और बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स, रोमानिया की बुखारेस्ट, ब्राजील की ब्राजीलिया और सबसे लास्ट कांगो की ब्राज़ाविले। अगला आ जाइए, ये देश और राजधानियाँ ये भी बहुत बार आती हैं। देखिए सूरीनाम की अच्छा हाँ, ये याद रखिएगा जो एब्सर्ड से नाम है वो बहुत बार बार आते हैं। जैसे फिजी की सुआ बहुत बार आएगी, पेरू की लीमा, और ये मैच दी कॉलम में अक्सर आ जाते हैं। तो आप ऐसा मत समझिएगा कि प्रश्न कहीं से भी, यही प्रश्न है। देखिए इन्हीं में से हो सकता है 2 को आ जाए एग्जाम में, इन्हीं में से हो सकता है 3 आ जाए एग्जाम में, हो सकता है 4 को 4 सेम प्रश्न रिवाइज कर ले। ठीक, वैसे आमतौर पे पराग्वे की एसुनिशियोन, पराग्वे की क्या? देखिए पराग्वे की कौन सी राजधानी है? एसुनशियोन। ठीक, सूरीनाम की पारामरिबो, ठीक, पेरू की लीमा और फिजी की सुआ। ये सब इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको इस हिसाब से इसको तैयार भी कर लेना चाहिए। जैसे पेरू की लीमा, जिम्बाब्वे की हरारे, क्यूबा की हवाना और लाओस की क्या है? विनियसस। ठीक, अगला आ जाइए, एंटीगुआ और बारबुडा की सेंट जॉन्स। ठीक, बारबुडा की सेंट जॉन्स बहुत बार इंपॉर्टेंट है। देखिए आप ये समझते हैं अमेरिका की राजधानी पूछेगा, नहीं पूछेगा। ऐसे कंट्रीज की राजधानी पूछता है जो बहुत छोटे छोटे हैं और नए नए, जैसे डोमिनिका की रुसाऊ, ठीक, अल साल्वाडोर की सैन साल्वाडोर, उसके बाद बहामास की नसाऊ, बहुत इंपॉर्टेंट है और उतनी ही ज़रूरी है आपके एग्जाम के। देखिए क्वींसलैंड की ब्रिस्बेन, विक्टोरिया की मेलबर्न, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की पर्थ और न्यू साउथ वेल्स की सिडनी। ये राजधानी है, राजधानी वाले शहर हैं। ठीक है ना, अब आ जाइए अगला, और मैं राजधानियों से संबंधित दिखा तो मोरक्को की रबात, ट्यूनीशिया की ट्यूनिस, अल्जीरिया की अल्जीरियस और केप वर्डे की प्रेया। ठीक, अगला, निम्न देशों में से कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका का सबसे, दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है? तो याद रखिए अल्जीरिया साउथ अफ्रीका का दूसरा, याद रखिएगा, एशिया के बाद अफ्रीका जो है एशिया के बाद दूसरा महाद्वीप है और इस क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अल्जीरिया है और अफ्रीका में सबसे छोटा है सेशेल्स। याद रखिएगा अफ्रीका का सबसे बड़ा सबसे बड़ा देश क्या है? अल्जीरिया और सबसे छोटा सेशेल्स। म्यांमार की राजधानी नायपीता या नंगून, कंबोडिया की नोहपेन, वियतनाम की हनोई, लाओस की वियंतियन। ठीक ना, अगला स्लोवाकिया की ब्रतिस्लाव। अच्छा,
आसान कभी नहीं आएगा, याद रखिए, मैं फिर से बता रहा हूँ। अब वर्ल्ड जियोग्राफी में प्रश्न कैसे आएंगे उस समय आप मुझे धन्यवाद देंगे। अब कभी भी ये नहीं आएगा ब्राज़ील की ब्राज़ालिया, कभी नहीं आएगा। आएगा क्या? गुयाना की जॉर्जटाउन, कोलंबिया की बोगोटा, वेनेजुएला की कराकस, और क्या हंगरी की, रोमानिया की बुखारेस्ट, हंगरी की बुडापेस्ट, और बुल्गारिया की सोफिया। देखिए अब बुल्गारिया की सोफिया आप में से कुछ लोगों को पता होगा, बाकी के अधिकतर लोगों को नहीं पता होगा। कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो याद रखिए वो है न्यूजीलैंड। इन सब द्वीपों में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। अब ये देखिए अगला, निम्न में से किस देश की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो मंगोलिया का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। ठीक है, अगला इधर देख लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेट एग्जाम में आप पढ़ के जाइएगा। ये सेट का मतलब चूंकि आसपास के हैं, क्या सा? उज्बेकिस्तान की ताशकंद, उज्बेकिस्तान की ताशकंद, तजाकिस्तान की दुशानबे, किर्गिस्तान की बिश्केक और तुर्कमेनिस्तान की अशखाबाद। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको उसी हिसाब से इसको तैयार करना है। अब अगला मैं बता दूं, निम्न में से कौन सा स्कैंडिनेविया देशों के समूह में सम्मिलित नहीं है? तो वो है फिनलैंड। मैं आपको बता दूं फिनलैंड स्कैंडिनेविया में सम्मिलित नहीं है। यूरोप में नॉर्वे, स्वीडन और आइसलैंड और डेनमार्क, याद रखिए नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड और डेनमार्क। नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, डेनमार्क स्कैंडिनेविया समूह में है। ठीक है ना, अब आपको ये रटना पड़ेगा। अगला, ये स्कैंडिनेविया समूह कौन कौन सा है? ये भी कभी मैंने पढ़ाया है। फिजी की राजधानी सुआ, फिनलैंड की हेलेंसिकी, देखिए फिर गोयाना बार बार रिमांड हुआ, लेबनान की बेरूत और नॉर्वे की ओस्लो। अफ्रीका की सीन किसमें कौन कौन सा सम्मिलित है? ये देखिए 2 बार आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट। हॉर्न और अफ्रीका में 4 कंट्री हैं, इथोपिया, इरिट्रिया, सोमालिया और जिबूती। ये 4 कंट्री है, लड़के 3 करते हैं, यही गलती करते हैं। ये 4 हैं, 4 के 4 को ऐसे ही रटिए। देखिए अब पुर्तगाल की यात्रा किसने की थी? वास्को डिगामा ने। स्पेन की कोलंबस, पुर्तगाली कौन था? वास्को डिगामा। स्पेन का कौन था? कोलंबस। ग्रेट ब्रिटेन का कौन था? कैप्टन कुक। और हॉलैंड का कौन था? तस्मान। ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए कोलंबिया की बोगोटा, वेनेजुएला की कराकस, न्यूजीलैंड की वेलिंगटन, साइप्रस की निकोसिया, और इधर देख लीजिए सबसे ज़रूरी, निम्न में से किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर में नहीं मिलती है? तो चाड की। ठीक, निम्न देशों में से कौन सा मध्य अमेरिका में स्थित नहीं है? तो वो है सिएरा लियोन। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मध्य एशिया में कुल 7 देश हैं, ये प्रश्न भी आ चुका है। दक्षिण अमेरिका के सबसे घना देश कौन सा है? इक्वेडोर, याद रखिएगा। जनसंख्या घनत्व, जनघनत्व देखेंगे तो साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा डेंसिटी जो वो है वो किसकी है? वो है इक्वेडोर की। अब इधर देख लीजिए, ताइवान की ताइपे राजधानी है, मालदीव की माले है, निकारागुआ की मानागुआ, और बिसाऊ की बिसाऊ है। ठीक, अब अगला नेक्स्ट, अम्मान की जॉर्डन की अम्मान, किर्गिस्तान की बिश्केक, मंगोलिया की उलान बटोर और यमन की साना। ठीक, अब ये आप खुद ही समझ लीजिए कितनी बार ये सब प्रश्न आ चुके हैं। जैसे नाइजीरिया की अबूजा, नामीबिया की विंडहॉक, केन्या की नैरोबी, घाना की अकरा, अजरबैजान की बाकू, गैम्बिया की बांजुल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कजाकिस्तान की अस्ताना और लातविया की रीगा। लातविया का भी रिसेंटली किसी एग्जाम में आया था। अगला देख लीजिए, मंगोलिया की उलान बटोर। अब वही बार बार रिपीट होंगी। जैसे देखिए चिली की सेंटियागो, पेरू की लीमा, अर्जेंटीना की ब्यूनस आयर्स, बोलीविया की लापाज, ये इंपॉर्टेंट है बोलीविया की। ठीक, ओमान की मस्कट ओमान की मस्कट, ठीक है ना। इधर देख लीजिए, बहरीन की मनामा, कतर का दोहा, कुवैत का कुवैत सिटी, ओमान की मस्कट। ठीक, अब अगला, ब्रुनेई की बंदर से ही बेगवान, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ब्रुनेई का क्या? बंदर से ही बेगवान, गलत है ये। ठीक, अब इधर देख लीजिए, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है कौन सा ढूंढना है? तो याद रखिए स्विट्जरलैंड की क्या है? बर्न है राजधानी। ठीक, कुछ इस तरीके से ये चीज़ें आएंगी। कौन सी? देश और उनकी राजधानी। निम्न में से किस देश में यूरम की स्थित है? तो वो है चाइना में। ठीक, ये सब प्रश्न आपको पढ़ने चाहिए। अब अगली वीडियो में मैं शुरुआत करूंगा यहाँ से जहाँ सीमाएं शुरू होती हैं। तो ये है देश और उनकी राजधानियाँ। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा। भले मैं ये तेज बता रहा हूँ, मैं आपको ये बता दूँ कि टॉपर्स कोड पर ये PDF पड़ी हुई है। हर कोर्स में, चाहे वो UPPCS का हो, चाहे ROAR का, चाहे BEO का, हर कोर्स में ये PDF पड़ी है। आप वहाँ से देखिए और मेरी वीडियो को देख लीजिए। एग्ज़ाम में जाने से पहले ये ज़रूर देखिएगा। ठीक, थैंक यू सो मच।